नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। नहीं, वो तो जिला न्यायालय का अंदर नहीं है, लेकिन वो भी न्यायिक कार्य कर रहे हैं। उनमें आपके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है और इस तरह की बहुत दूसरी भी संस्थाएं हैं जहाँ पर न्यायिक कार्य का संचालन हो रहा है। मुझे जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए, अजमेर में 1 लाख से ऊपर ज्यादा केसेस पेंडिंग है, जिसमें 82,772 क्रिमिनल हैं और 26,739 दीवानी मुकदमे हैं। आज मैं सब बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक लोकार्पण हो रहा है और हम सब जनता के सामने हैं। हमारे अधिकारी ने आपको, जिला न्यायाधीश महोदया ने इतना लंबा चौड़ा आपको आंकड़ा बताया, ये भी बताया कि हमारी बिल्डिंग कैसी है, इस बिल्डिंग में क्या है। ये सब बोलने का उद्देश्य ये है। और मैं जो आपके सामने बातें बोल रही हूँ, उनको तो बोलने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि हम अपनी न्यायपालिका को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, हम इसको पारदर्शी बनाना चाहते हैं और इसके लिए हम आप सबके सामने हमने जो अभी तक किया है, जो करने जा रहे हैं, हमारी योजनाएं क्या है, इसका कैसे लाभ होगा, कैसे मुकदमों का तेजी से निस्तारण होगा, कैसे गुणवत्ता निश्चित की जाएगी, कैसे निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी, इन सब चीजों को लेकर हम आपके सामने बड़े पारदर्शी तरीके से अपनी कार्रवाई के बारे में आपके सामने सब बातें रखते हैं। हम लोगों ने पिछले वर्ष जुलाई 2024 में टारगेटेड केसेस का एक योजना बनाई जो नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आगे बढ़ाया गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले वर्ष जुलाई से लेकर अभी मार्च, जो 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, टारगेटेड जो मतलब अत्यधिक पुराने मुकदमे, लगभग 8,000 मुकदमों का हमारे न्यायिक अधिकारियों ने निस्तारण किया है। इसमें हमारे बार के जो सदस्य हैं, हमारे अधिवक्तागण हैं, उनका भी उतना ही सहयोग है। हम समय समय पर बार और बेंच, न्याय रथ के 2 पहिए हैं, ये बात करते हैं। अपने आप को संवेदनशील बनाना है। मैं इस मंच के माध्यम से अपने सारे न्यायिक अधिकारियों को और सभी अधिवक्ता बंधुओं से मैं ये आह्वान करूंगा कि आप अपनी पूर्ण शक्ति और निष्ठा से और यह मानते हुए कि आप सबको यह कार्य, न्यायिक कार्य से जो जुड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ उसको कुछ न कुछ ये ईश्वरीय आदेश से ही और हम इससे जुड़े। हर व्यक्ति न्याय व्यवस्था से जुड़ा नहीं रहता। जिन्हें ये व्यवस्था में आने का, इस पूरी न्यायिक व्यवस्था से जुड़ने का अवसर मिला है, मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है कि हम लोगों को न्याय प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाएं। तो इस नाम से बार और बेंच का सामंजस्य बहुत जरूरी है। पुराने केसेस के लिए मैं सारे अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वो अपना पूरा सहयोग दें। मुकदमे जब पुराने लगते हैं तो उसको जहां तक हो सके, अनलेस कि आपको लगता है कि भाई कुछ बहुत ऐसे कारण बियॉन्ड योर कंट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो उस मुकदमे को आप न्यायालय को सहयोग करके जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उसको समाप्त करने का प्रयास करें। मैंने अभी वर्तमान समय में 2 बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर कई राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और प्रदेश के अंदर कार्यशालाओं का, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस का में मैंने भाग लिया और 2 बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं पूरी व्यवस्था को, जिसमें हमारे न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण और प्रशासन भी सम्मिलित है, मैं बताना चाहूंगा
कि टेक्नोलॉजी का यूज और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म का अधिकतम उपयोग आज हमारे लिए निहायत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि हमारे न्यायालय में आज जो एक न्यायाधीश है और अधिवक्ता हैं, वो समस्त प्रयास कर लें तो भी आप पाएंगे कि अगर आप सारे प्रकरणों का एक निश्चित समय में निपटारा करने की कोई योजना बनाएं कि सारे प्रकरण हमारे पास जो हैं 3 वर्ष से ज़्यादा लंबित न रहें, 1 वर्ष या 2 वर्ष से ज़्यादा लंबित न रहें, तो इन प्रकरणों का अगर आप एक कोई योजना बनाएंगे तो आपको लगेगा कि इसके लिए हमको वर्तमान से कम 5 या 10 गुना न्यायाधीश चाहिए, जो आज हमारे हाथ में है नहीं। तो हमें कोई ऐसा वायबल सॉल्यूशन, कोई ऐसी प्लानिंग करें। इस प्लानिंग में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। इन दोनों के विशेष प्रयास से जो अत्यधिक संख्या में जो न्यायालय में मुकदमे हैं या आ रहे हैं, उनको नियंत्रित करने में हम एक सफल योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। कैसे मुकदमों को न्यायालय में आने से रोका जाए? क्यों मुकदमे न्यायालय में इतने ज्यादा दाखिल हो रहे हैं, ये तो एक अलग विषय है जिसमें मैं आज की तारीख में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम न्यायालय में मुकदमों का जो भरमार आ रही है, जो फाइल हो रही है, उसको क्या हम नियंत्रित कर सकते हैं? मेरे हिसाब से इसके लिए एक योजना हम लोगों ने बहुत राष्ट्रीय स्तर पर तैयार हो चुकी है और उसको लेके आपको सबको मालूम होगा कि मीडिएशन एक्ट पार्लियामेंट द्वारा लाया गया है। और धारणा यह है कि न्यायालय में प्रकरण आने के बाद जो मीडिएशन मध्यस्थता होती है, उसके अलावा प्री लिटिगेशन मीडिएशन की भी एक प्रभावी योजना और उसको संस्थागत तरीके से पूरे देश में स्थापित करने का प्रयास है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण होते हैं जिसमें शायद पक्षकारों को मुकदमे फाइल करने के पहले कोई मध्यस्थता केंद्र मिल जाए, प्री लिटिगेशन मीडिएशन सेंटर, जहां पर अनुभवी और दक्ष मीडिएटर हो, तो शायद ऐसे बहुत सारे केसेस कोर्ट में एंट्री ही न कर पाए। तो ये प्री लिटिगेशन मीडिएशन मैकेनिज्म बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे हम लोग सब काम कर रहे हैं और मेरा प्रयास है कि राजस्थान में बहुत जल्दी एक बहुत ही सुस्थापित तरीके से प्री लिटिगेशन मीडिएशन मैकेनिज्म को प्रभावी ढंग से यहाँ पर स्थापित किया जाए और उसको संचालित किया जाए। लेकिन इसके लिए हमें बाहर से अधिवक्ता समुदाय से दक्ष, प्रवीण और डेडिकेटेड मीडिएटर्स चाहिए होंगे। मैं जब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन था राजस्थान लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, तो एक हमने प्रयास शुरू कराया था कि सारे अधिवक्ताओं को हर जगह को बुलाकर सभी को 40 आवर्स की मीडिएशन ट्रेनिंग दिया जाए और अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को मीडिएटर के रूप में भी उनको तैयार किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम छोटी सी जगह पे आपके आउटलाइन कोर्ट्स है, अगर हम वहाँ पर एक मीडिएशन सेंटर बनाते हैं तो उस मीडिएशन सेंटर पे हमें अधिवक्ताओं की सेवाओं की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी और इस तरीके से हर स्तर पर करते हुए राज्य स्तर तक हम मीडिएशन सेंटर्स बनाकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि न्यायालय में मुकदमे आने के पहले उनको रोका जा सके, पक्षकारों को वहीं पर सुलह किया जा सके। इसके साथ आपने देखा होगा कि हम लोगों ने लोक अदालत के माध्यम से पिछले 3 वर्षों में बहुत ही उल्लेखनीय परिणाम हासिल किया है और इसके लिए अगर कोई अच्छा परिणाम लोक अदालत में आता है तो मैं समझता हूँ कि ये न्यायाधीश और अधिवक्ताओं के सम्मिलित प्रयास का ही परिणाम है। कोई भी प्रयास न्यायालय व्यवस्था का जब तक हमारे बार पूरा सहयोग न करे, हमें अपेक्षित सफलता किसी भी हालत में नहीं मिल सकती। साथ ही आप जानते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग बड़ा आवश्यक हो गया है प्रकरणों को तेजी से निपटाने के लिए। आज हमारे न्यायालय में लगातार टेक्नोलॉजी का उपयोग चल रहा है। बहुत सारे एडवोकेट, कुछ ऐसे सीनियर एडवोकेट्स हैं, मैं जब कोविड में कोर्ट होल्ड कर रहा था
तो ऐसे बहुत सारे एडवोकेट जो न्यायालय नहीं आ रहे थे, विशेष रूप से वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट जो थे नहीं आ पा रहे थे, वो बीसी के माध्यम से कर रहे थे। बॉम्बे, कलकत्ता, उन सब जगहों से हाईकोर्ट में लॉयर्स लगातार अपीयर होते हैं। बीसी आपके लिए भी बहुत अच्छा है, हर न्यायालय में बीसी सुविधा उपलब्ध है। आप कहीं दूर हो, नहीं आ सकते, आप बहुत आसानी से बीसी सुविधा का उपयोग करें। आप जानते हैं कि क्रिमिनल केसेस के ट्रायल के लिए एक्यूज को जो जेल से ही उपस्थित कराया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वो एक बड़ी क्रांतिकारी हमारी अभिनव योजना है और जिसके लिए एक्यूज को कोर्ट में हर समय लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रिमांड के स्टेज में भी प्रथम के बाद दूसरी बार लाने की आवश्यकता नहीं होती। और साथ ही टेक्नोलॉजी का उपयोग हम न्यायिक प्रक्रिया के लिए भी कर रहे हैं। ई फाइलिंग और ये सब चीज़ों पे धीरे धीरे सब में प्रयास चल रहा है, लेकिन हमको अपनी मानसिकता इस दिशा में बनानी पड़ेगी कि आने वाले समय में अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से हम पीछे छूट जाते हैं तो हम एक प्राचीन न्याय व्यवस्था कहलाएंगे विश्व में। आधुनिक न्याय व्यवस्था हम नहीं करा पाएंगे। साथ ही मैं आप सब लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि अपराध पीड़ित बालक बालिकाएं, महिलाएं, वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक, शोषित, वंचित और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग, ये सब हैं जिनको जो हमेशा न्याय के लिए न्यायालय का द्वार खटखटाते हैं। इनके प्रकरणों में हमको थोड़ा सा प्रेफरेंस देना पड़ता है, प्रायोरिटी, प्राथमिकता देना पड़ता है, क्योंकि इनका एक विशेष वर्ग है। तो इस दिशा में भी न्यायिक अधिकारीगण और हमारे अधिवक्ता बंधुगण, उनसे भी मेरी अपेक्षा है कि इस दिशा में वो हमेशा अपनी सेवाएं देने के लिए अग्रसर रहें। हमें प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी बहुत निर्भर रहना पड़ता है। आपने देखा कि लगभग 75 से 80% मुकदमे जो हैं ये क्रिमिनल केसेस हैं। क्यों क्रिमिनल केसेस बढ़ गए और सिविल क्यों कम गए, ये कोई और विषय है, किसी और समय पर आपसे इस संबंध में चर्चा किया जाएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति तो यही है। तो हमें क्रिमिनल मुकदमे जो क्रिमिनल केसेस हैं उसके भी त्वरित निपटारे के लिए कोई न कोई तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। आप सबको ये विदित होगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के अवसर पर हम लोगों द्वारा एक त्वरित टेक्नोलॉजिकली बेस्ड समन्स एंड वारंट्स सर्विस सिस्टम का आरंभ किया गया। उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग मैं पर्सनली कर रहा हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि तेजी से वो हमारा सिस्टम विकसित हो रहा है। आने वाले समय में न्यायालय से अपलोड होने वाले समन्स और भेजे जाने वाले वारंट को जिस कंसर्न पुलिस स्टेशन से एग्जीक्यूट करना पड़ता है वहां तक वो एक क्षण में पहुंचेगा। तो इससे जो वारंट और समन्स की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज होगी और न्याय की सारी सुचारू प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में हमको बहुत सहायता मिलेगी। हमने आज एक भवन का, न्यायालय भवन का लोकार्पण किया है। इस लोकार्पण की भावना को अपने हृदय में रखते हुए हम इसकी, चूंकि भवन नया है इसलिए नया संकल्प होना चाहिए और भवन नया है तो नवाचार भी चाहिए। और आपका अगर भवन नया है तो सामूहिक प्रयास से पूरे न्यायिक व्यवस्था को, अजमेर की न्यायिक व्यवस्था को एक नया दिशा देने के संबंध में भी विचार होना चाहिए, क्योंकि भवन मंदिर तभी बनेगा जब हम अपनी इस नव संकल्प, नव प्रण, सामूहिक प्रयास और नवाचार को आगे ले जाने के लिए एकजुट होंगे। आज इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर पर जिला न्यायाधीश महोदय ने मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया और यहाँ के सभी अधिकारीगण, अधिवक्तागण, नागरिकों से रूबरू होकर न्यायिक व्यवस्था के प्रति
एक मेरा विचार जो न्याय परिवार के मुखिया के रूप में है उसको आपके सामने रखने का मुझे अवसर दिया। इस सब के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। आज श्री पंच कल्याणक का पहला दिन है जिसका आज प्रारंभ हुआ है और इस बड़े प्रारंभ के अंदर एक बड़ी यात्रा निकाली गई जिसमें सैकड़ों महिला, हजारों महिलाएं कलश लेकर के चली हैं और पूरा एक जुलूस के रूप में चल करके अयोध्या नगरी, जो कि हमारा मुख्य पंडाल है, अयोध्या नगरी पहुंच करके और वहां पर झंडारोहण का कार्य किया गया है। इसी के साथ एक बड़ा उत्सव और हर्षोल्लास के साथ एक बड़ा मेला यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम पंच कल्याणक है। और जिन शासन 3 क्षेत्र में सुबह से ही काफी भक्तों का आना जाना लग रहा है यहाँ पे, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं पूरे शहर को इस पंच कल्याणक की बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। नितिन जैन, मेला कप्तान, अजमेर। सबको सादर जय जिनेंद। आज जिन शासन 3 क्षेत्र पर सुबह गठ यात्रा निकल चुकी है उसमें हजारों महिलाएं, हाथी, घोड़े, बग्गियां इसके अंदर थे और पुरुष वर्ग भी काफ़ी संख्या में था। उसके पश्चात ध्वजारोहण आगरा से पधारे पीएनसी के द्वारा किया गया। मंडप उद्घाटन पीएनसी के द्वारा जो नवीन राज्यसभा सांसद हैं उनके द्वारा किया गया। ये हजारों की संख्या के अंदर जैन समाज के पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, बच्चे वर्ग ड्रेस कोड में और सब बड़े उत्साहित और और खुश हो रहे हैं कि भाई ये पंच कल्याणक हमारे सामने देखने का मौका मिला, क्योंकि अजमेर के अंदर ये करीबन 35 साल बाद पंच कल्याणक होने जा रहा है। जिन शासन पर जो दिगंबर जायसवाल जैन समाज के द्वारा बहुत ही भव्य और अनूठा जिनालय बना गया है, जिसमें 54 फुट की भगवान आदिनाथ की खड़गासन प्रतिमा है, 11.25 फुट की 24 है, जो पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, महामंत्री मनोज जैन हूं, मैं ये निवेदन करूंगा आप अधिक से अधिक संख्या में आए और इस धर्म लाभ को आप प्राप्त करें। ये कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक? ये कलश यात्रा जिन शासन 3 क्षेत्र से प्रारंभ होकर बैंक कॉलोनी, पेट्रोल पंप, सुभाष कॉलोनी, ये होती हुई पुणे जहाँ समारोह स्थल है ज्ञानचंद जी की रोलिंग मिल, जहाँ पर ये पूरा भव्य पंच कल्याणक होगा, वहाँ पर पहुँच के समापन हुई। मेरा नाम मनोज जैन, महामंत्री जिन शासन 3 क्षेत्र। कार्यक्रम में आज जोश देखा, युवा कार्यकारिणी का भी गठन हुआ है, समाज को लेकर क्या कहना है? देखिए, आज युवा प्रकोष्ठ का शपथ ग्रहण समारोह था और जहाँ युवा होंगे वहाँ जोश तो निश्चित तौर से होगा ही। और रही समाज की बात, अब समाज में युवाओं का ये इस तरह का जो चल रहा है, इसके साथ साथ राजस्थान ब्राह्मण महासभा का पूरे प्रदेश का भ्रमण का प्रोग्राम रखा गया है। उसके बाद हम जयपुर में एक बड़ा आयोजन करने की तारीख घोषित करेंगे। और अजमेर में 2 धड़े हैं, कई संगठन और भी बन रहे हैं। नहीं, मैं इस बारे में बताना चाहूँगा, बहुत स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि आप अजमेर की बात कर रहे हैं या राजस्थान की बात कर रहे हैं या हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, 2 धड़े ब्राह्मणों में नहीं है, किसी मतलब अलग अलग संस्थाएं कई हो सकती है। ब्राह्मण किसी धड़ों में नहीं बनता, ब्राह्मण एक था, एक है और एक ही रहेगा। एकजुटता को लेकर आपके एकजुटता के प्रयास, हम सब एक हैं और हमारी तरफ से हर संभव जो प्रयास होंगे वो करेंगे। शिक्षा को लेकर भी आपने बात की कि ब्राह्मणों को शिक्षित होना चाहिए, एक स्कूल खोलने की बात की है कि नहीं, शिक्षित होना चाहिए की बात नहीं है, ब्राह्मण तो शिक्षा देता हुआ है सदा। अब रही बात, आज एक समाज में एक हर तरीके से ये रहता है कि साहब जहाँ हमें भूमि मिल जाए, एक धर्मशाला बना दो, एक अतिथि गृह बना दो, जिसमें समाज को, आज अर्थ युग है, इसमें बिना अर्निंग के कोई भी समाज या कोई भी संस्था चल नहीं सकती। तो यहाँ जो भी भूमि जैसे केकड़ी में ली हुई है, वहाँ पे एक कॉलेज या विद्यालय का अगर संचालन किया जाता है तो वो समाज के बच्चों के, सभी समाज के सभी बच्चों के, दूसरे समाजों को भी काम आएगा और अर्थ का अर्जन भी होगा। परशुराम जन्मोत्सव आ रहा है कुछ समय, समाज में कैसा उत्साह है? समाज में ज़बरदस्त उत्साह है और मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं देना चाहूँगा
और आप सभी को भी बहुत बहुत एक शुभकामनाएं। ब्राह्मण हित का मैटर और है, पुजारियों की जमीनें काफ़ी जो है रेफरेंस के माध्यम से रेवेन्यू बोर्ड में अटकी हुई है। लगभग 15,000 प्रकरण ऐसे हैं, उनको लेकर सीएम साहब से भी कुछ आप ब्राह्मण हित में बात करना। नहीं, आप ब्राह्मणों की जो मंदिर भूमि की बात कर रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे पुजारी किसी भी कास्ट से हो, उसका जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उससे ऊपर तो शायद मुख्यमंत्री जी भी क्या कर पाएंगे, मेरे समझ से बाहर है। नरेश भी आप किस वजह से क्या करना है? आज राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश नेतृत्व ने मुझे अजमेर ज़िले का अध्यक्ष जो एक जिम्मेदारी कहता हूँ, समाज की जो एक जिम्मेदारी सेवा करने की सौंपी है, इसको लेकर हम पूरी कार्यकारिणी के साथ में समाज सेवा कार्यों के अंदर हम सदैव अग्रणी रहेंगे। और जो तबका कहता है कि ब्राह्मण जातिवाद करता है, तो उन तबकों को भी हम दिखा देंगे कि ब्राह्मण जातिवाद नहीं करता, ब्राह्मण सर्व समाज की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है। परशुराम जयंती को लेकर क्या तैयारी? आगामी 29 अप्रैल को परशुराम जी का भव्य जन्म उत्सव जो मनाया जाता है, उसके अंदर पूरा अजमेर का ब्राह्मण समाज एक जाजम पे आकर के इकट्ठा होता है। उसी को लेकर के उसकी तैयारियां पूरी जोर शोर पर ऊपर है। 29 तारीख को साढ़े 4 बजे अजंता पुलिया परशुराम सर्किल से विशाल भव्य शोभा यात्रा गाजे बाजे झांकियों के साथ निकलेगी। अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि चाहे जयंती मत मनाना, दो मत मनाना, लेकिन एक दिन बनाना, उसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? बिल्कुल, अध्यक्ष महोदय का जो इन्होंने कथन कहा वो शर्माते हैं और होना भी यही चाहिए। और ऐसी कोई भ्रांति नहीं है कि हम 2 रैलियां निकाल रहे हैं। अगर कोई इसका प्रयास करता है तो उसको रोकने का हम प्रयास करेंगे कि हमारे साथ जाजम पे आओ, और अगर वो नहीं रुक सकते तो फिर उसका हम ज़बरदस्ती कर नहीं सकते। बाकी हमारी परशुराम जो जन्मोत्सव मनाया जाएगा, एक जाजम पर सारे ब्राह्मणों को एकत्र करके और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करके उस उत्साह के साथ मनाया जाएगा। आज कार्यकारिणी में कितने सदस्य हैं? आज कार्यकारिणी के अंदर युवा कार्यकारिणी हमारी करीबन 100 सदस्यों की कार्यकारिणी बनी है, जिसके अंदर करीबन 80 यहाँ पर उपस्थित थे। 80 कार्यकर्ताओं को आज यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी के साथ में शपथ ग्रहण दिलाई गई है उन्हें, और उनका पूरा सम्मान करके समाज सेवा के लेकर संकल्प प्रदान किया गया। ऐसा है कि जब बात वो अगर विपक्ष इस बात को कहता है, अन्य कास्ट जो है, राजपूत है, महाजन है या अन्य कास्ट है, उनका परसेंटेज भी आप बताओ, उनकी भागीदारी कितनी है? ऐसा है कि जब बात आती है कि उनको कितना हक मिला, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष हमेशा यही बात कहता है कि आपके साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है अल्पसंख्यक के साथ में, तब ये बात उनको आंकड़ों के साथ बताना पड़ता है। और उसी के तहत ये बताया जा रहा है कि जो बात आप कह रहे हैं कि आपको जिस पर उन्होंने तो बातें की सिर्फ 60 साल तक जनता के सामने कि हम आपके हित में काम करेंगे, विपक्ष उन्होंने सरकार में रहे 60 साल तक, लेकिन उन्होंने उनके काम नहीं किए। एक्चुअल में काम अगर धरातल पे हुआ है तो आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सर, मेरा ये सवाल है, क्या ये मैसेज सही है? क्या योजनाओं में पात्रता का आधार नहीं बनाकर जातिवाद का आधार बनाया जा रहा है? ऐसा है कि जब कोई पूछेगा तो हर प्रकार के आंकड़े देश के अंदर होने चाहिए, और आंकड़े अगर कोई पूछता है तो आंकड़ा बताना मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं है। आंकड़े योजनाओं का लाभ जिसको मिला उसको दिखाना जरूरी है। कांग्रेस आंकड़े की बात करिए, जातिवाद की जनगणना की बात करिए, क्या ये जनगणना होगी? नहीं, योजनाओं में जाति को कभी आधार नहीं बनाया। आज का विषय है के अंदर जो थी वह 163 करोड़ थी, और आज उसकी आय बढ़कर 166 करोड़ हुई। जमीन डबल हो गई, डबल से भी अधिक हो गई, लेकिन आय सिर्फ 3 करोड़ बढ़ी। ये पैसा बाकी का जाता कहाँ है? ये पैसा ऐसे जो समाज के ठेकेदार बन के बैठे हैं या जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने इन वक्त की संपत्ति पे अपना अधिकार जमा किया और खुद की बिल्डिंगें बनाकर या शॉपिंग मॉल बनाकर बैठे हैं। उनके ऊपर आगे जाके कार्रवाई होके और इसको गरीबों तक उसका लाभ मिले, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हो। तो इस बात को लेकर उनको तकलीफ है, और विपक्ष को अगर तकलीफ होती है गरीब को न्याय देने के अंदर तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें अच्छा है कि ऐसे लोगों को तकलीफ होनी चाहिए। वो विरोध करने वाले विरोध करेंगे ही, क्योंकि उनको आने वाला कल है जो उनको दिख रहा है कि कैसा हमारा होने वाला है। लेकिन गरीब के न्याय के लिए हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं, और ये कानून उनके हित में आया है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है नियुक्ति पे। बीजेपी ने ये 3 ही बिल पास नहीं किए। बीजेपी ने 15 सालों में कोई 100 से अधिक बिल पास किए हैं।
पर ये बिल जो राष्ट्र से संबंधित है, जो राष्ट्र में एक रूपता, हम एकता और अखंडता की बात करते हैं ना, समरसता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो ये समानता, देश में समानता स्थापित हो इसलिए ये बिल लाए गए थे। लेकिन हर उस समानता वाले बिल का कांग्रेस क्यों विरोध करती है? हाँ, मैं बोल रही हूँ किसान आंदोलन उसने कुछ संशोधन किए, वापस नहीं लिया उसको, कुछ संशोधन करके वापस लागू किया। शौचालय की योजना हो, चाहे घर घर कनेक्शन की बात करें, तो ऐसे देखा जाए तो लगभग 30 से 35-40% योजना का लाभ जो मिला है वो अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मंत्र के साथ देश आगे बढ़ रहा है। और मुझे जब 2047 की बात अब करते हैं कि भारत आज़ादी के बाद 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे, और उस विकसित भारत के अंदर जब बने और उस समय सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर एक तबका पीछे रह जाता है, अगर मुस्लिम भाई पीछे रह जाता है, जो कि कांग्रेस ने हमेशा मानस बना रखा कि अनपढ़ को अनपढ़ रखना, गरीब बनाए रखना, उनको सिर्फ टायर पंचर निकाले जैसा रखना, रफूगर बना के रखना, इस प्रकार की सोच के साथ उन्होंने काम किया। लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं जो गरीब हैं, उनको लाभ दें, लाभ मिले। और इसलिए ये जो कानून बना है, ये कानून निश्चित रूप से उन लोगों के लिए वरदानकारी साबित होगा। और इस देश के अंदर जो एक वातावरण बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि भाई भाई आपस में किस प्रकार से लड़े, इसको रोकने के लिए आज अल्पसंख्यक भाई और भारतीय जनता पार्टी और सभी निश्चित रूप से लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये कानून जो बना है, ये अल्पसंख्यक हो उनके लिए जितना मैंने योजनाओं का लाभ बताया, वो सारी योजना को लाभ ले रहे हैं। और ये जो ज़मीनें हैं जिनको इन्होंने कानून के दुरुपयोग करके हथियाने का काम किया है, वो ज़मीनों का उनको वापस उनके नाक में नकेल डालकर वापस लेके और गरीबों के उपयोग में आए, गरीब मुसलमानों के उपयोग में आए। इस दृष्टि से ये कानून बनाया गया है। और इस कानून के अंदर निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हम सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत गरीब मुस्लिम तक ये योजना का लाभ पहुंचाएं, ताकि वो विकसित भारत जब बने तो उसके अंदर ये मुस्लिम भाई भी बाकी समाजों के बराबर आकर खड़ा होगा, तभी भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। वरना भारत विकसित राष्ट्र की कल्पना हम 2047 में कैसे कर सकते हैं, जब एक भाई पीछे रहेगा और दूसरा भाई आगे बढ़ेगा, एक समाज पीछे रहेगा, दूसरा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए इस कानून को लाने की आवश्यकता पड़ी। आज नहीं तो कल इसको लाना ही था, क्योंकि दूसरे देशों के अंदर भी वक्फ कानून, इसको जिस प्रकार वक्फ की संपत्ति को जहाँ इस्लामिक कंट्रियाँ हैं, उन कंट्रियों के अंदर भी 3 तलाक आज से वर्षों पहले ख़त्म कर दिया। वक्फ कानून के तहत संपत्ति को सरकार के अधीन उन्होंने कर लिया। तो देश के अंदर तो आज भारत के अंदर तो इनकी संपत्ति इन्हीं के पास रहने वाली है, ना कि दूसरे के किसी काम आने वाली है। इस वक्त की संपत्ति से जो भी प्रॉफिट होगा, जितनी संपत्ति इन्होंने की है पिछले सालों के अंदर, आपको बताना चाहूँगा आंकड़ों के साथ कि उनकी 2006 के अंदर जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उस समय वक्त की संपत्ति जो थी वो 4 लाख एकड़ ज़मीन थी, और वो आज बढ़कर 8,70,000 एकड़ हो गई। ज़मीन पे भी कब्जे कर रहे हैं। तो ईसाइयों की ज़मीन पे हो, चाहे वो सिख की हो, और उन्होंने मुसलमानों की संपत्ति है उन पे भी, उनको भी नहीं छोड़ा। जिस प्रकार से गिद्ध की नज़र होती है, वैसी इनकी नज़र है कि जहाँ भी मौका मिले उसको हड़प लो। ऐसी कांग्रेस के कल्चर के लोग आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से ये निगाह लगा के बैठे थे इनके ऊपर, और हमेशा मुस्लिमों को उन्होंने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। उनके हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया। सच्चर की जो कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी, उसने चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला के उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया था कि अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वो बहुत पिछड़े हुए हैं और वो उनके लिए काम करने की आवश्यकता है।
और उनके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 6 में आई और 2013 तक इनकी सरकार थी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। एक जरूर इनको कहा गया, मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार देश के जरूरतमंद व्यक्ति गरीब का है। सबसे पहला अधिकार गरीब का है। और ऐसे अल्पसंख्यक गरीब हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री ने काम किया। पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश के अंदर आबादी मुस्लिमों की है 15%, और 15% आबादी में से जो योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है देश के गरीबों के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंदर आबादी 15% और उनको योजना का लाभ मिला 32%। उज्ज्वला योजना के अंदर आबादी 15% और योजना का लाभ मिला 37%। किसान सम्मान निधि की योजना के अंदर आबादी 15% और योजना का लाभ इनको मिला है 35%। जनधन अकाउंट खोले गए जिसके अंदर आबादी 15% और इनको योजना का लाभ मिला 42%। स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इनकी आबादी 15% और उनकी योजना का लाभ लेने वाले 22%। क्या दिया और हमने क्या दिया, बस उसका हम ये बता रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि हमने वारदात आज हुई है। ये वारदात आए दिन होती रहती है। जो वहाँ पे पन्नीग्राम चौक है, पन्नीग्राम डिग्गी बाज़ार से जो ई रिक्शा चालक आते हैं, उनका आए दिन ये आतंक है। वहाँ कोई रोक टोक भी करता है तो उसको या तो हाथापाई के ऊपर आए थे। आज जैसे हमारे भाई हैं नदीम भाई, ये एडवोकेट है, इनके ऊपर उन्होंने हाथापाई करी और इनसे समझ लो कि हम बचाते थे वहाँ के मोहल्ले वाले, तो इनको जान से मारने की भी धमकी दे रहे थे वो। तो इसको लेकर मैं वहाँ के जो संबंधित थाना है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके ऊपर कार्रवाई करें। मेरे वकील साहब को कितनी चोट लगी इसके बारे में? वकील साहब के आँख के ऊपर चोट आई है और उनके कुछ टाँके आए हैं, 18 टाँके करीब आए उनके। अकबर हुसैन। करने वाले कौन थे आप? ये ई रिक्शा चालक जो वहाँ पर पन्नीग्राम चौक। कितने ई रिक्शा चालक थे आप? कम से कम वहाँ पर तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, 30-40 हैं वहाँ पे। ये आए दिन ऐसी वारदात करते हैं और वहाँ पे बिल्कुल जाम रहता है पन्नीग्राम चौक। कोई वो नहीं है, सुनवाई नहीं, कुछ भी सुनवाई नहीं। आए दिन झगड़ा होता है उस जगह पे। मैं ये चाहता हूँ कि भाई बंद करी जाए ये कारों। 2 जने थे पहले तो, और इन्होंने फ़ोन करके बुलाया लोगों को, 4-5 चोरों को और बुलाया, और इन्होंने ये बचाव में मैं गया उसके बचाने के लिए, बीच बचाव में छुड़ाने की कोशिश करी, उसको ठंडा करने की कोशिश करी, पर वो नहीं हुए। उन्होंने माँ बहन की गाली बक दी से नदीम को, और फिर मारने लग गए। 1-2 छोरे लंबे आए, उन्होंने उसके मारना शुरू कर दिया। मारने वाले कौन व्यक्ति? एक लंबा सा छोरा था और एक पीछे से एक छोरे ने कांच फेंक के ग्लास मारा सर पे। तो वहाँ पर कौन मतलब कि आप बोल रहे रिक्शा चालक लोग थे? हाँ, तो कितने लोग ये रिक्शा में सामान लेके जा रहे थे और ये इसके घर के बाहर जो पर्दा है ना वो फट गया था, तो ये आया था कि इनको रोक के इनको बोल सके कि भाई हमारा नुकसान हो गया, इसकी भरपाई करो। मेरा नाम मोहम्मद फराज। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज़।